नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान सभी साथियों को। मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म MD क्लासेस पर। और मैं हो गया हूं हाजिर आपके लिए लेकर जबरदस्त सेशन। और इस सेशन में हम बजट के बारे में बहुत बारीकी से समझेंगे। बारीकी से समझेंगे कहने का मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। आपने बहुत सारे YouTube प्लेटफॉर्म पर बजट के बारे में देखा होगा, लेकिन हम बात करेंगे केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो महत्वपूर्ण बातें हैं और जो जरूरी चीजें होंगी उन पर हम स्टार भी लगाते चलेंगे, मतलब कि यह इंपॉर्टेंट है कि हां भाई पेपर में पूछा जा सकता है। सबसे पहले इस सेशन में हम बात करेंगे कि बजट क्या होता है। इसके बाद हम आपको बजट के ऐतिहासिक प्रावधानों के बारे में बताएंगे, जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम आएंगे कि इस वर्ष के बजट में क्या कुछ खास है और क्या क्या जरूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले दोस्तों बता दें कि बजट शब्द वैसे तो कहा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत है ना प्रावधान इसका किया गया है, लेकिन बजट शब्द अनुच्छेद 112 में नहीं उल्लिखित है। तो बजट शब्द के स्थान पर फिर कौन से शब्द का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है? तो वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। जी हां, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब किसी वित्तीय वर्ष का पूरा आय और व्यय का विवरण जिस खाके में पेश किया जाता है उसे बजट कहते हैं। जी हां दोस्तों, तो यहां सबसे पहले तो यह समझना चाहिए, बजट को समझना है तो आपको फाइनेंशियल ईयर को पहले समझना पड़ेगा। और हमारे देश का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है। आपको बता दें कि ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है ये ब्रिटिश व्यवस्था पर आधारित है और वर्ष 1867 अर्थात 1867 में पहली बार इस वित्तीय वर्ष को स्वीकार किया गया था और तब से हमारा वित्तीय वर्ष लगातार यही चला आ रहा है। जबकि अमेरिका जैसे देशों में वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर को माना जाता है। इसका मतलब हमारा जो वित्तीय वर्ष है ये ब्रिटिश व्यवस्था से प्रेरित है, 1867 से चला आ रहा है। तो किसी वित्तीय वर्ष में है ना जो आय और व्यय का, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि वर्ष 2022-23 का जो बजट अभी हाल ही में है ना माननीय निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, तो इस बजट में क्या होगा? पहली बात तो पिछले वित्तीय वर्ष में जो भारत सरकार का आय हुई है मतलब इनकम हुई है और जो व्यय हुआ है मतलब एक्सपेंस हुआ है उसका पूरा विवरण होगा और साथ में आने वाले वित्तीय वर्ष का जो प्रस्तावित व्यय होगा और आय होगी उसका भी विवरण होगा। यही होता है बजट, यही होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जानते रहिए दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे देश का जो पहला बजट है वो वर्ष 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा वायसराय लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पेश किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे कि आगे चलकर भाई शुरू में तो हमारा जो केंद्रीय बजट है और जो रेल बजट है वो दोनों एक ही में पेश किया जाता था। फिर 1924-25 में रेलवे बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया विलियम आकवर्थ समिति की सिफारिश पर। जी हां दोस्तों, जिसके बाद आप देखेंगे कि वर्ष 2016 में सरकार ने फैसला लिया कि रेलवे बजट को केंद्रीय बजट से अलग करेंगे और 2017 का बजट फिर से है ना जो रेलवे का बजट है वो केंद्रीय बजट के साथ पेश किया गया और अब यही परंपरा चल रही है। आपको पता है कि आजाद भारत का जो पहला बजट था वो हमारे देश के पहले, हमारे आजाद भारत के पहले वित्त मंत्री, पहले फाइनेंस मिनिस्टर R.K. षणमुखम चेट्टी ने वर्ष 1947 में पेश किया था। जबकि गणतंत्र भारत का, रिपब्लिक इंडिया का पहला जो बजट था वो जॉन मथाई के द्वारा 1950 में पेश किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरू में हमारे देश का बजट केवल इंग्लिश में छपता था। जी हां दोस्तों, वर्ष 1956 में पहली बार हमारे देश का बजट हिंदी में भी छपा। जी हां दोस्तों, आपने बजट के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे शब्द के बारे में भी सुना होगा। आप देखेंगे कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है जिसको हम आर्थिक सर्वेक्षण भी कहते हैं, वर्ष 1964 में पहली बार बजट से अलग पेश किया गया और इसे बजट से एक दिन पहले पेश करने का रिवाज है। हालांकि पिछले साल यह इकोनॉमिक सर्वे बजट से 3 दिन पहले पेश किया गया था। इसका भी काफी महत्व होता है दोस्तों। अब अगर हम बात करते हैं बजट की, तो बजट जो
होता है दोस्तों, ये जो बजट होता है आप देखेंगे ये बजट भी एक प्रकार का वित्तीय, जी हां भैया, वित्त विधेयक होता है, फाइनेंशियल बिल होता है। आपको पता है कि अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो हमारे देश में सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम दर्ज है। जी हां दोस्तों, मोरारजी देसाई के नाम दर्ज है। अब हम बात करेंगे, अब हम बात कर सकते हैं कि इस बार के केंद्रीय बजट 2022-23 में क्या चीजें खास हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक बात और बताना चाहेंगे कि आपने अक्सर देखा होगा, है ना, ये परंपरा रही है हमारे देश की कि वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ही बजट पेश किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में यह बात लिखी गई है कि वित्त मंत्री द्वारा ही बजट पेश किया जाएगा? तो आपको बता दें, इसका जवाब है नहीं। जो बजट है यह वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार जरूर किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें मेंशन है कि प्रेसिडेंट का यह दायित्व है, यह कर्तव्य है कि वो, है ना, संसद के समक्ष, संसद के पटल पर बजट रखवाए, ना कि वित्त मंत्री का वहां पर जिक्र है ना दोस्तों। तो जानकारी जबरदस्त है, शानदार, धमाकेदार है। तो अब अगर हम बात करते हैं बजट में जो प्रस्तावित व्यय होते हैं, है ना, जो व्यय होते हैं वो भारत की संचित निधि से मैक्सिमम जो भी किए जाते हैं, उस संचित निधि से पैसा निकालने के लिए, है ना, विनियोग विधेयक का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्रकार का धन विधेयक भी होता है ना। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 114 में इसको मेंशन किया गया है। तो ये रही संवैधानिक बातें और ऐतिहासिक बातें। आइए हम बात कर लेते हैं इस साल पेश किए गए बजट में क्या कुछ चीजें खास हैं। तो निर्मला सीतारमण आपकी स्क्रीन पर है, ये हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं और पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री भी है हमारे देश की। एक बार इंदिरा गांधी ने, है ना, अतिरिक्त कार्यभार वित्त मंत्री के रूप में संभाला था, लेकिन वो अतिरिक्त कार्यभार था, तो ये पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री है महिलाओं में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो बजट की बड़ी बातें हैं उन पर हम फोकस करेंगे सबसे पहले कि इस बार के बजट में क्या कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं। जी हां दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या बड़े ऐलान हैं। सबसे पहली चीज, अब हम स्टार भी लगाते चलेंगे, जो जी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी उसको आप बिल्कुल दिमाग में, जेहन में रखेंगे, पेपर में क्वेश्चन छप सकता है भाई। तो देखिए सबसे पहले देखिए 5 साल में 60 लाख नौकरियों का ऐलान। जी हां, अगले 5 साल में 60 लाख नौकरियां देने की बात कही जा रही है, और वो भी किसके अंतर्गत? मेक इन इंडिया के सहारे ये 60 लाख नई नौकरियों का ऐलान किया गया है भाई, ये वादा किया गया है नई नौकरियों का भाई। और एक साल में 80 लाख आवास बनेंगे, ऐसी बात भी कही गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि आपने पढ़ा होगा कि भारत सरकार का वर्ष 2020 तक सभी को आवास मुहैया कराने का लक्ष्य था, और यह लक्ष्य पूरा होता नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि वर्ष 2022 आ गया। अगर यह लक्ष्य पूरा हुआ होता तो फिर 80 लाख नए आवास बनेंगे, यह योजना, यह ऐसी बात कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो कि साफ है, स्पष्ट है। 2.37 लाख, जी हां, 2.37 लाख करोड़ की एमएसपी सीधे खाते में जाएगी, यह बात भी कही गई है। आप जानते हैं कि एमएसपी का मतलब क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसका निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है, या यूं कह लीजिए कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है, और 24 प्रकार के अलग अलग कृषि उत्पादों के लिए एमएसपी घोषित किया जाता है। हालांकि एमएसपी जैसी एक स्कीम केरल सरकार ने शुरू की है ना, और जिसमें आपने पढ़ा होगा कि फलों और सब्जियों का निश्चित आधार मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएसपी के लिए भारत सरकार ने इस बार के बजट में कितने बजट का प्रावधान किया है? तो 2.37 लाख करोड़। ठीक है दोस्तों, राज्य सरकार के कर्मचारी एनपीएस में 14% अंश दे सकेंगे, इसका भी प्रावधान किया गया है। एम्बेडेड चिप वाले ई पासपोर्ट बनेंगे, है ना। 5G मोबाइल सेवाएं शुरू होंगी, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि इस बार के बजट में किस वर्ष भारत में 5G लॉन्च करने की बात कही गई है? तो वर्ष 2022 में लॉन्च करने की बात कही गई है, इसी साल लॉन्च करने की बात कही गई है। हम लोग अभी 4G का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब 5G टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। और याद रखिएगा
5G टेक्नोलॉजी के साथ साथ 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी भी होगी, है ना। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जब तक नहीं करेंगे, कोई कंपनी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी, तब तक 5G टेक्निक कैसे लॉन्च होगी। ठीक है, तो दोनों बातें सेम सेम है कि 5G कब लॉन्च हो रहा है या 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कब हो रही, तो इसी साल करने की बात कही गई है। आगे बात कही गई है कि आरबीआई डिजिटल रुपया जारी करेगा। जी हां, तो कहीं ना कहीं जो क्रिप्टो करेंसीज वगैरह जैसी आभासी मुद्रा है, देखिए आभासी मुद्रा जो होती है, वर्चुअल करेंसी जो होती है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि जिसे, है ना, जिसे आप छू नहीं सकते हैं, केवल आंखों से देख सकते हैं। ठीक है भैया, जिसे आप टच नहीं कर सकते, केवल आंखों से देख सकते हैं, उसको वर्चुअल करेंसी कहते हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी भी, है ना, इसी प्रकार की बातों में आती है। जैसे बिटकॉइन आपने सुना होगा, ठीक है भैया, काफी फेमस है, और बिटकॉइन के चक्कर में कई लोग डूब गए, कई लोग जो है ना, जिनकी, है ना, नैया पार हो गई, तो कई सारी चीजें हैं। तो अब आरबीआई खुद डिजिटल रुपया जारी करेगा। 1.5 लाख डाकघर कोर बैंकिंग से जुड़ेंगे। यह भी एक इंपॉर्टेंट तथ्य है। पूछा जा सकता है कि इस बार के बजट में कितने, है ना, डाक घरों को कोर बैंकिंग से जोड़ने की योजना है। जी हां दोस्तों, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। देखिए भाई, इसके बाद बजट में देखते हैं कि इस बार क्या कुछ सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं कि भैया क्या सस्ता हुआ, क्योंकि सस्ते पर पहली नजर है। ठीक है, तो कपड़ा खरीदना, चमड़े के सामान, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल फोन व चार्जर और खेती के सामान, ये सस्ते हुए हैं। जबकि महंगा क्या क्या हुआ है, आर्टिफिशियल गहने, बिना ब्लेडिंग वाले फ्यूल, फ्यूल मतलब ईंधन, छाते, कैपिटल गुड्स और उपहार देना, ये सब महंगा हो गया है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इस वर्ष के बजट के आधार पर बताएं कि इसमें से कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं या कौन सी महंगी हुई हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है, आपके काम की चीज भी है, इसको याद रखने की कोशिश करें दोस्तों। अब देखिए, आम बजट 2022 की जो बड़ी घोषणाएं हैं, उन पर एक नजर डाल ली जाए। नए घरों के लिए, जी हां, नए घरों की बात अभी हमने करी थी कि इसमें प्रस्तावित किया गया है कि कितने नए घर, तो भैया 80 लाख आवास बनाए जाने का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। तो यहां पर देखिए कि नए घरों के लिए 48,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, पैकेज दिया गया है भाई। ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नए घरों के लिए कितने हजार करोड़ का पैकेज है। तो भैया सीधा सीधा आंसर फेंक के मारिए, 48,000 करोड़। ठीक है, 2022 में 5G सर्विस लॉन्च करेंगे, यह भी कहा गया है, और अभी अभी हमने आपको बताया भी था 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी भी होगी, यह भी इंपॉर्टेंट है। रक्षा में अनुसंधान के लिए 25% बजट। जी हां, अगर इस बार देखा जाए तो रक्षा के लिए सबसे ज्यादा बजट दिया गया है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डिफेंस सेक्टर में वैसे भी भारत, अगर आप देखें तो दुनिया के टॉप 5 सबसे ज्यादा बजट पर एक्सपेंस करने वाले देशों में आता है। जी हां, जबकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस पर खर्च करने वाला देश है अमेरिका। जी हां, वन एंड ओनली। आगे देखिए, 25,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया जाएगा। जी हां, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इस बार के बजट में कितने हजार करोड़, है ना, कितनी लंबाई का, है ना, हाईवे का निर्माण करने का टारगेट है। तो 25,000 किलोमीटर हाईवे। ठीक है दोस्तों, यह भी याद रखिएगा। इसके बाद 1486 केंद्रीय कानून खत्म किए गए। जी हां, खत्म किए जाएंगे नहीं, खत्म किए गए। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसमें से, है ना, मैक्सिमम आप देखेंगे तो मतलब यूजलेस थे, तो उसमें से, है ना, उसमें से 14,086 केंद्रीय कानूनों को खत्म किया गया है। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पेपरलेस होगी सरकारी खरीदी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए नया कानून बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। कुछ और बातें देख लेते हैं जो बड़ी बातें हैं। तो आप देखेंगे बजट में अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट रखा गया। जी हां, अभी का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट, एक खाका तैयार किया गया है। मतलब अगले 25 सालों का भारत कैसा होगा, है ना, इसमें एक बड़ी दूरदर्शिता दिखाने की कोशिश गवर्नमेंट ने करी है दोस्तों। युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए बजट, ऐसा कहा गया है सरकार की तरफ से कि ये स्पेशली युवाओं के लिए बजट है, महिलाओं के लिए है, किसानों के लिए है। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा, युवाओं के लिए क्यों है, तो ये कह रहे हैं कि भाई 60 लाख नौकरियां देंगे, तो इसलिए लग रहा होगा कि युवाओं के लिए है ना। किसानों के लिए इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि इनके लिए एमएसपी का इतना बड़ा पैकेज जो दिया है, इस वजह से कह रहे होंगे। ठीक है, एलआईसी का आईपीओ जल्द आएगा, ये बहुत बड़ी बात है। इसको जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एलआईसी, जी हां,
ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, जो कि एक जीवन है ना बीमा नियामक कंपनी है, और ये जो LIC है आप जानते हैं इसकी थीम क्या है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो LIC में जो IPO लाने की बात हो रही है, कई लोगों का दिमाग इसी पर जाता है कि सर ये IPO क्या है। तो मेरे दोस्त, IPO का मतलब हो गया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO का बड़ा सीधा सा तात्पर्य क्या है समझिएगा, जब कोई कंपनी शुरू में अपने शेयर को, अपने स्टॉक को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करती है, तो वो अपने शेयर को जो पब्लिक को बेचती है ना, कॉमन पीपल्स को, मतलब एक तरह से पब्लिक को बेचती है, उसी को कहते हैं IPO। तो LIC अपने कुछ शेयर को, है ना, पूरा नहीं, अपने जैसे LIC, मान लीजिए LIC 100 रुपए की कंपनी है, तो उसमें से कुछ, मान लीजिए कि 50 रुपए या 49 रुपए या 40 रुपए निकालकर उसका शेयर बनाएंगे और उस शेयर को सेल करेंगे, और इसको है ना स्टॉक, है ना, आप सेबी की अनुमति के बाद इसको बाकायदा क्या किया जाएगा, इसको बाकायदा शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा। इससे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इस पर हम चर्चा किसी अलग लेक्चर में, किसी अलग सेशन में कर लेंगे, फिलहाल जानते रहिएगा। ठीक है भाई। अब देखिए और क्या चीजें खास है इसमें। अगर हम आयकर स्लैब की बात करते हैं, तो आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं दिया गया है। जी हां, ये बहुत है ना एक अनुमान लगा रखा था, आम आदमी ने पहले से ही सोच रखा था कि भाई शायद टैक्स स्लैब में कुछ छूट मिलेगी, है ना, लेकिन कोई छूट नहीं मिली है, पहले की तरह बरकरार रखा गया है। वर्ष 2022-23 के लिए कर मुक्त आय की सीमा पहले की ही तरह 2.5 लाख रुपए है। जी हां, 2.5 लाख रुपए तक पर कोई भी किसी प्रकार की, है ना, आयकर नहीं देना है, इनकम टैक्स नहीं देना है। 2 साल में, ये एक अच्छी बात आई है कि 2 साल में रिटर्न अपडेट करने की अनुमति मिली है, टैक्स जमा करना होगा। मतलब यदि आपने 2 साल से अपना इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है, तो जुर्माना भर के आप अपना रिटर्न, है ना, अपना टैक्स अपडेट कर सकते हैं। ठीक है भैया। क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा ऐलान जो हुआ है, उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। अगर हम क्रिप्टो करेंसी जैसी वर्चुअल संपत्तियों की बात करें, तो इस पर सीधा सीधा 30% टैक्स की बात कही गई। मतलब सीधे तौर पर कहें तो क्रिप्टो करेंसी जैसी वर्चुअल करेंसी को मान्यता एक तरह से गवर्नमेंट ने दे दी है, लेकिन उस पर 30% का सीधा, है ना, फेंक के टैक्स मारा है। चलिए, ये भी अपने आप में एक ठीक फैसला है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में 1% TDS भी उस पर लगेगा। अब अगर हम बात करते हैं टैक्स स्लैब की, तो पहले की तरह है टैक्स स्लैब। आप देख सकते हैं 2.5 लाख तक पर 0% टैक्स है। ठीक है। और ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 भी है, इसकी बारीकियों को हम समझेंगे। ठीक है, अलग लेक्चर में समझेंगे, क्योंकि यही तो यहाँ पे सेशन बड़ा हो जाएगा, है ना। 2.5 से 5 लाख पर 5% एक ऑप्शन है, 5%, दूसरा ऑप्शन भी 5% का है। 5 से 7.5 लाख का जो स्लैब है उसमें 20% और इधर 10% का ऑप्शन है। 7.5 से 10 लाख पर जो है ये फर्स्ट ऑप्शन 20% का है, सेकंड ऑप्शन 15% का है। ठीक है। इधर 10 से 12.5 लाख पर एक ऑप्शन 30% का है, दूसरा 20% का है। 12.5 से 15 लाख पर एक ऑप्शन 30% का, दूसरा 25% का है। जबकि 15 लाख से ज्यादा पर, है ना, 30% वाला ही मामला है। ठीक है भैया। तो देखिए क्या है, आपसे यहां से पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा सकता है, इतना लंबा चौड़ा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है कि आप इसको बेसिकली याद रखिए कि भाई कितना, है ना, कितने रुपए तक की इनकम पर किसी भी प्रकार का ITR फाइल नहीं करना है। तो 2.5 लाख रुपए तक पे कोई ITR फाइल नहीं करना है, 0% है। ठीक है भैया। चलिए, तो इस पर हम विशेष रूप से बात कर लेंगे। अब हम बात करते हैं रेलवे बजट की। जी हां, जो कि एक बड़ा मुद्दा होता है और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अगर हम रेलवे बजट की बात करते हैं, रेलवे बजट की बारीकियों को हम अलग से समझेंगे, लेकिन यहां बेसिक और इंपॉर्टेंट बातों को देख लेते हैं कि रेल बजट में सबसे बड़ी चीज तो इजाफा हुआ है। आपसे पेपर में क्वेश्चन हो सकता है कि रेलवे के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है, तो सीधी सी बात है कि 1.40 लाख करोड़। जी हां, 1.40 करोड़, 1.40 लाख करोड़, सॉरी ये सही है, 1.40 लाख करोड़, जो कि पिछली बार की रेलवे बजट से 27% ज्यादा है। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ बजट। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एकदम दिमाग में रखिए दोस्तों। ठीक है। अब देखिए, ये अगली एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगले 3 साल में
400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी, यह भी इसमें घोषणा की गई है। हालांकि हाल ही में है ना रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से पूछा गया कि भैया वंदे भारत आप चलाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन पहले से जो शताब्दी ट्रेनें चल रही हैं है ना, जो अन्य ट्रेनें चल रही हैं उनका क्या होगा, क्या उनको चलन से बाहर कर देंगे? तो उनका जवाब था कि जी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हमारे देश में तो ऑलरेडी जो है इतना दबाव रहता है पैसेंजर्स का, सारी ट्रेनें चलती रहेंगी भैया। ठीक है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी बनाए जाएंगे और साथ में 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क की स्वदेशी तकनीक से सुरक्षित किया जाएगा। जी हां दोस्तों, तो यहां पर कुल मिलाकर यह तथ्य इंपॉर्टेंट है, याद रखने की कोशिश करिए। आइए देख लेते हैं बुलेट पॉइंट्स ऑफ बजट 2020 एंड 23। तो जबरदस्त देख लेते हैं क्या है खास। डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर फोकस है भाई इस बजट में। इस बजट से दी जाएगी अगली 25 साल की बुनियाद। जी हां, अगले 25 साल को ध्यान में रखकर इस बजट को बनाया गया है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख रोजगार के मौके, टोटल 60 लाख की बात की गई है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख। ठीक है, तो इसको विशेष रूप से अलग से याद रखिएगा। टोटल पूछे 60 लाख बताइए, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से 16 लाख रोजगार के मौके सृजित किए जाएंगे। LIC IPO की बात हम पहले ही कह चुके हैं और LIC IPO हो सकता है इसी महीने आ जाए, क्योंकि काम इस पर तेज चल रहा है ना। क्लीन एनर्जी पर सरकार का ऑलरेडी जोर है। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है फोकस कर रही है क्लीन एनर्जी पर। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय भी अब तो गुरुग्राम हरियाणा में ही है और इसको स्थापित करने में भी भारत का ही अग्रणी योगदान है 2015 के पेरिस समझौते के दौरान। ठीक है, तो अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 23, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 23 मतलब 2022-23 की बात करें तो 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे तैयार करने का टारगेट है, यह भी इंपॉर्टेंट बात है। किसानों को MSP के लिए 2.7 लाख करोड़, यह भी इंपॉर्टेंट बात है। केन बेतवा बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे नदी जोड़ो परियोजना, दोस्तों नदी जोड़ो परियोजना की अगर हम बात करें तो भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना यही थी, केन बेतवा लिंक परियोजना, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संबंधित है। और अगर आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में एक पोलावरम परियोजना है, जिसके माध्यम से आप देखेंगे कि कृष्णा और गोदावरी नदियों को आपस में जोड़ा गया। तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके लिए 1400 करोड़ रुपए की रकम आवंटित की गई है, जो कि एक अच्छा फैसला है। 62 लाख लोगों तक पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य है, इसको भी याद करने की कोशिश करें। और याद करिए, हर घर नल से जल वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा है दोस्तों। जी हां, गोवा है। ठीक है दोस्तों, अगली बात है कि सरकार की डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की भी योजना है। जी हां, अब सरकार ने यह कोई खुलासा नहीं किया है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां बनाएंगे और क्या उसके लिए प्लान है, बट यह है कि योजना है। ठीक है, आप जानते हैं कि दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर जो यूनिवर्सिटी बनी है वो कहां बनी है? UAE में बनी है, यूनाइटेड अरब अमीरात में बनी है। अब देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 48,000 करोड़ का आवंटन है, यह एक इंपॉर्टेंट बात है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख नए घर बनाएंगे, यह भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन है, पूछा जा सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, जी अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें, जिसमें 7 सिस्टर स्टेट्स मुख्य रूप से आते हैं, इनके विकास के लिए भी 1500 करोड़ रुपए का आवंटन है, जो कि एक सराहनीय कदम है। जी हां दोस्तों, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट भी शुरू की जाएंगी। आगे देखते हैं, सभी पोस्ट ऑफिस को बैंकिंग सिस्टम से, कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की योजना है और 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस इसके लिए ऑनलाइन जोड़े जाएंगे दोस्तों। ठीक है भाई, 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। भैया 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं करेंगे तो 5G तकनीक कैसे शुरू करेंगे? तो यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है भाई। ठीक है, राज्यों को 1 लाख करोड़ की मदद दी जाएगी उनके विकास के लिए। ठीक है, टोटल की बात हो रही है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर अगर 2022 की बात करें, जो पिछला वित्त वर्ष है ना, जो फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात है, यहां पर वित्तीय घाटा 6.9% रहा है और फाइनेंशियल ईयर 23 में वित्तीय घाटा 8.4% की बात कही गई है, जबकि 2026 तक इसे घटाकर 4.5% तक लाने का टारगेट तय किया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए कुल मिलाकर यह है कि आप समझिए कि अगर आप देखेंगे तो बजट से संबंधित जो शब्दावलियां हैं, जैसे वित्तीय घाटा है, राजस्व घाटा है, या फिर और छोटी छोटी जो शब्दावलियां हैं, इन पर हम छोटे छोटे सेशन के माध्यम से आपको आगे बताते रहेंगे, है ना। चलिए भाई,
देखिए, क्योंकि अभी अगर सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। जुर्माना भरकर, ये वही बात है, जुर्माना भरकर 2 साल पिछला आईटी रिटर्न आप अपडेट कर सकेंगे, यह भी कहा गया है, तो यह भी एक अच्छी बात है। दिव्यांगों के लिए टैक्स में राहत का प्रस्ताव है, हालांकि अभी क्लियर नहीं है कि कितना राहत दिया जाएगा, है ना। अब देखिए, क्रिप्टो करेंसी अगर गिफ्ट करते हैं किसी को तो 30% की दर से टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी से जो कमाई होती है उस पर भी 30% का टैक्स लगेगा, है ना। और कट पॉलिश्ड डायमंड जो होता है, हीरा जो होता है, उस पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, तो आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं कि आपको बजट का यह सेशन बहुत धमाकेदार लगा होगा। बिल्कुल दोस्तों, और अगर अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक दबा कर करिएगा, दोस्तों के भी शेयर भी करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन, है ना, नए नए वीडियोस जो भी आए उसके आते रहे। तो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।